जब सूरज ताड़ के पेड़ों के पीछे छिपने लगा, तब 3 अजनबी इस शांत गांव में पहुंचे। शिक्षक श्री संतोष कड़े होकर खड़े थे। उनकी तेज आंखें उत्सुक ग्रामीणों के चेहरों को देख रही थीं। आरिस अपना भारी बैग उठाए हुए थे। वे ऐसी मुस्कान दे रहे थे जो उनकी थकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। हेयर ड्रेसर रिको जोर से हंसा। उसके चमकीले तांबे जैसे बाल ढलते सूरज की आखिरी किरणों में चमक रहे थे। शांति तब भंग हुई जब एक किसान को अपना पालतू भैंसा मिला जिसका सारा खून निचोड़ लिया गया था। असवांग की अफवाहें बाजार में ठंडी हवा की तरह फैल गईं, जिससे बुजुर्गों की हड्डियां कांप उठीं। कप्तान तियागो अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके झुर्रीदार चेहरे पर अपने डरे हुए लोगों के लिए गहरी चिंता थी। शक उन शहरी लोगों पर गया जो रात के अंधेरे में बाहर निकलते थे जब चांद भूखा होता था। हर रात बच्चे कमजोर और पीले पड़ने लगे, जैसे उनकी जान खींची जा रही हो। ग्रामीण मशालें लेकर इकट्ठा हुए। उनके चेहरे डर और बदले की भावना से भरे हुए थे। उन्होंने स्कूल में तीनों अजनबियों को घेर लिया। उन पर अपनी जमीन पर श्राप लाने का आरोप लगाया। श्री संतोष ने कसकर लकड़ी का क्रॉस पकड़ा हुआ था। उनके हाथ कांप रहे थे क्योंकि भीड़ चिल्ला रही थी। आरिस ने दलील दी, अपने चिकित्सा उपकरणों को दिखाया जिन पर केवल स्याही के निशान थे। चौधा रिको कोने में छिप गया। उसके रंगीन कपड़े उस मशाल की रोशनी वाले कमरे में अजीब लग रहे थे। कप्तान तियागो आगे बढ़े। उनके झुककर चलने और छड़ी ने पूरे कमरे में सन्नाटा फैला दिया। वे कैदियों को चौक की ओर ले गए, एक ऐसे अनुष्ठान का वादा करते हुए जो गांव का दुःस्वप्न खत्म करेगा। कप्तान शिक्षक के करीब आए। उनकी परछाई ठंडी जमीन पर अप्राकृतिक रूप से लंबी होने लगी। उनका जबड़ा खुल गया और आंखें लाल चमकने लगे, क्योंकि असली शिकारी आखिरकार सबके सामने आ गया था।